और जो भी सभी वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ और जल्दी बताएंगे। मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर है भैया? एक बार आ जाओ सभी। ठीक है। जो हमारी पुरानी सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूनिट फर्स्ट, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करेंगे भैया। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करेंगे। एक बार सभी मेरी वॉइस और डिस्प्ले बता दो कैसी आ रही है सभी को, एक बार जल्दी से। एक बार सभी बता देंगे मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है सभी, एक बार थंब करके। और बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर रहने वाला है भैया आपका आज। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी कह सकते हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बार सभी आ जाओ, जुड़ जाओ भाई। एक बार सभी आ जाओ। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूनिट फर्स्ट चल रही थी भैया, यूनिट फर्स्ट। ठीक है भैया। और आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया हमारा, बहुत महत्वपूर्ण। बायो सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन। बायो सावर्ट लॉ भैया यो आपका इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बहुत सारी जगह ये चीज पूछी जाती है आपकी। एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है। अगले 2 से 3 दिनों में या एक दिन में हम इस टॉपिक को, 2 लेक्चर तो लगेंगे इस टॉपिक के कंप्लीट करने में भैया हमें। ठीक है। बायो सावर्ट नियम तथा इसके अनुप्रयोग। बायो बायो सावर्ट बायो सावर्ट नियम नियम तथा इसके अनुप्रयोग, तथा इसके अनुप्रयोग अनुप्रयोग। ठीक है भैया। ये टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया यो। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई। एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। और जुड़ जाओ भैया सभी जल्दी से। तो पहले इस लॉ को समझने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, कुछ एक नोट पॉइंटों पे बात करते हैं। ठीक है भाई। तो देखो भाई, मेरी बात को नोट पॉइंट में एक ध्यान से समझो। मान लो सपोज करो कोई भी चार्ज है। मान लो ये कोई एक चार्ज है, इसे मन्ना कह दिया कोई भी एक चार्ज है यो, आवेश है भैया यो। ठीक है। और यो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यो ऐसे 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 से ये एक स्पेस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इस प्रकार से इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, बी से। इस बी की ही इस यानी कि ये जो क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड की ही, इसी चुंबकीय क्षेत्र की ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने के लिए, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताने के लिए, परिणाम व दिशा बताने के लिए एक लॉ दिया गया, एक लॉ दिया गया। उस लॉ का नाम रखा भैया 2 साइंटिस्टों ने, बायो सैवर्ट लॉ। बायो सैवर्ट लॉ। ठीक है भैया। क्या बताया मैंने आपको भैया, कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कह दिया बी। और मैग्नेटिक फील्ड जब भैया क्रिएट हो गया तो इस मैग्नेटिक फील्ड की यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिणाम बताने के लिए, यानी कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत पड़ी। उस लॉ का नाम रखा गया बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायो सावर्ट लॉ कहता है कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सके तो उसमें कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। किसकी,
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की कौन कौन सी डिपेंडेंसी हो सकती है, इस डिपेंडेंसी के बारे में बायो सावर्ट लॉ ने अपने उसमें बताया। क्या क्या बताया, इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ये नोट पॉइंट की एक बार सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, एक बार सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई बात को समझने में? इंट्रोडक्शन समझ में आया भैया आपको? क्या बताया मैंने? मैंने बताया है कि जो कोई भी चार्ज होता है, कोई भी आवेश होता है, ठीक है, कोई भी क्या होता है, मान लो आवेश होता है, वो क्या करता है? हाँ भैया, कोई भी आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, मूव कर रहा है उस अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत पड़ी, जिसे बायो सावर्ट लॉ कहा गया। यहाँ तक का एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं इस लॉ ने क्या बताया था। ठीक है भाई, देखो भाई, अगर मैं आपसे एक एक नोट पॉइंट के बारे में और बात कर लगूं, एक नोट पॉइंट के बारे में और बात कर लगूं, तो एक नोट पॉइंट के बारे में और देखेंगे। अगर एक नोट पॉइंट था, एक एक्सपेरिमेंट था बहुत अच्छा सा, एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेड, एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड, उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी, मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो सके, जिसमें आई फ्लो हो सके, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट था? ये किसका एक्सपेरिमेंट था भैया? ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट था। अब इस ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही ज्यादातर ऐसा मान के चलो कि बायो सावर्ट लॉ और ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल काम करते हैं। ठीक है भाई, जुड़ जाओ सभी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बायो सावर्ट लॉ, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इसका। अब हम समझते हैं भैया बायो सावर्ट लॉ काम कैसे करता है, किस बारे में बातचीत करेंगे अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया कि एक नोट पॉइंट और बता लगूं मैं आपको, क्या ध्यान से समझेंगे मेरी बात को? अगर मैं आपसे एक नोट पॉइंट और बता लगूं, देखो भाई ध्यान से, दूसरा ये नोट पॉइंट पहला हो गया, ये नोट पॉइंट सेकंड हो गया, और एक नोट पॉइंट थर्ड हो गया, एक नोट पॉइंट थर्ड हो गया। नोट पॉइंट ये है जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए एक स्पेशल लॉ की जरूरत पड़ी थी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब हमने शुरुआत करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, पहला ही पॉइंट कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करा दिया। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमारा बायो सावर्ट लॉ होता है। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछे कि भैया बायो सावर्ट लॉ की और क्या क्या एडवांटेज है, तो आपको बताना है कि भैया जिस प्रकार से कूलम्ब्स लॉ एक बेहतरीन है, कूलम्ब्स लॉ क्या है भैया, अपने आप में एक बेहतरीन है इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए। क्या बताया मैंने? जिस प्रकार से कूलम्ब्स लॉ से हम क्या बता सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सिमिलर वे में, ठीक इसी प्रकार से सिमिलर वे में बायो सावर्ट से हम क्या बता सकते हैं, बायो सावर्ट से हम क्या बता सकते हैं भैया, बायो सावर्ट लॉ से क्या बता सकते हैं, पी वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो इसका मतलब है जिस प्रकार से ई बताने के लिए कूलम्ब्स लॉ है, ठीक उसी प्रकार से इसके जैसा ही पी बताने के लिए हमारा बायो सावर्ट लॉ है। ठीक है भैया, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि भैया कूलम्ब्स लॉ और बायो सावर्ट लॉ अपने आप में एक तरीके से एक दूसरे से इस प्रकार से मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं कि अगर तू स्पेशलिस्ट है ई को बताने में, तो मैं स्पेशलिस्ट हूं बी को बताने में। ई क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और ई और बी कंपोनेंट आप पहले से ही जानते होंगे, जहां पे ई है वहां पे बी भी होने की संभावना होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर न है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर में मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा।
तो ये इंट्रोडक्शन तो आपको तीनों नोट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम ये समझते हैं भैया कि बायो सावर्ट ने कहा क्या था। ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि भैया बायो सावर्ट ने कहा क्या था। एक बार ये नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो भैया बायो सावर्ट ने कहा था, देखेंगे एक बार। बायो सावर्ट के अनुसार उसने एक मतलब इस तरीके का, जैसे एक लेंथ टाइप का इस तरीके का एक वायर ले लिया था इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें से उसने आई करंट फ्लो करा दी थी भैया, आई करंट फ्लो करवा दी थी इस प्रकार से। ठीक है, और ये आप इस प्रकार से डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हो, मतलब कोई भी हमारा मतलब ये हमारा क्या है, कंडक्टर वायर है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, हमारा कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायर है। ठीक है भैया, यानी कि धारावाही चालक है, धारावाही तार है जिसमें धारा प्रवाह हो सके, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा सके। ठीक है, उसने बताया था कि हमारे पास इस प्रकार का एक वायर है। अगर मैं सपोज करो इसकी एक छोटी सी लेंथ ले लूं, चलो सपोज करो इसकी एक छोटी सी लेंथ ले लूं, यहां से लेके और यहां तक की एक छोटी सी लेंथ मान लो, इसमें से थोड़ा कट पॉइंट मान लो, इस लेंथ को मैं मान लूं डेल्टा एल, छोटी लेंथ है तो मैंने डेल्टा एल कह दिया भैया। ठीक है, इससे मान लो कि एक इधर राइट हैंड साइड पे मान लो आपने एक ये मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए इसे पॉइंट मान लिया पी। अच्छा एक बात बताओ सभी स्टूडेंट एक बात बताऊंगे भैया, जो ये वाला निशान बनता है आपका, ये वाला आपका निशान बनता है किस केस के लिए, बाहर ने कैसे, ये अंदर की तरफ ने जाने के लिए। ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, अंदर न जाने के लिए, इनसाइड कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, इनसाइड कंडीशन, या आप इसे पैरेलल कंडीशन भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि पेपर प्लेन में जो अंदर की तरफ ना, ऐसे मान के चलो कि हमारे पास इस प्रकार से एक एरो है और ये इस प्रकार से इस तरीके का। तो ये वाला, इस वाले को मैं डॉट से शो करता हूँ और इस वाले को मैं क्रॉस से शो करता हूँ। जब ये तीर पेपर में अंदर की तरफ ना ऐसा घुसेगा तो इसका पिछली साइड का हिस्सा ये दिखाई देगा ना, तो अंदर की तरफ ना। अगर जब ये तीर बाहर की तरफ ना निकलेगा, अगर ये वाला डॉट दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये बाहर की तरफ ना नोक ऊपर की तरफ ना रहेगी निकलते वक्त इसकी। ठीक है, ये कौन सा है, आउटवर्ड केस है। कौन सा केस है, ये आउटवर्ड। और इस केस को हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर केस भी बोल देते हैं। कौन सा, कि पेपर प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये शो तो दोनों बी को ही करते हैं भैया, ये दोनों शो तो बी को ही करते हैं, बस इनका एक तरीका कि एक तो इनसाइड में एक आउटसाइड में। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे कह लगूं, इस मान लो कोई भी एक लेंथ की किसी भी एक पॉइंट मान लो से यहां से और यहां तक, इस पी पॉइंट तक के, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने कह दिया आर, और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, एक इस एंगल को कह दिया मैंने थीटा। ठीक इसी प्रकार से आप इधर भी ले सकते हो। अगर इधर क्रॉस वाला लिया है तो इधर आपको डॉट वाला लेना पड़ेगा, इस प्रकार से लेना पड़ेगा भैया। ठीक है, और आप क्या हो गए, ये भी हमारा एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ही है। ठीक है, बी है, बस इसे आपने पी कहा, इसे आप पी डैश कह दो। कोई किसी को भी दिक्कत समस्या दुख दर्द परेशानी हुई हो तो बताओ जल्दी से मुझे एक बार। तो आप यहां से दो केस देख रहे होंगे। पहला केस है भैया, देखो ये हमारे पास एक वायर था, कंडक्टर वायर था जिसमें करंट फ्लो हो सकती थी, ये करंट फ्लो हो रही आई, तो करंट फ्लो आई होने के कारण मान लो ये इसकी लेंथ होगी डेल्टा एल। यहां से इसने एक एंगल बनाया, इस एंगल की बीच की डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट से यहां तक की पी तक की आर थी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर निर्भर करेगा, डिपेंडेंसी दिखाया होगा बायो सावर्ट के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट। ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट। थोड़ा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को भैया, क्या बताना चाह रहा हूं। देखो अगर मैं आपसे कह लगूं कि चाहे आप इधर का ले लो चाहे आप इधर का ले लो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डेल्टा बी है, ये जो डेल्टा बी है, ये पहला केस तो है कि ये जो डेल्टा बी है ज्यादातर डिपेंडेंसी दिखाएगा आई पे, कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, पहली बात ये बताई थी बायो सावर्ट ने। दूसरी बात बताई थी,
अगर जितनी ज्यादा लेंथ रहेगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने की संभावना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तीसरी बात बताई थी कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इसके एंगल पे भी डिपेंडेंसी दिखाता है। अब ये एंगल जो है ये भैया आपको याद रखना, जहां भी ई की बात होवे तो ज्यादातर केस लेकर चलते हैं हम कोस का, और जहां पर हमारी बी की बात होगी ज्यादातर आप जितने भी लो देखोगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी बी, तो आप देखोगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी ज्यादातर साइन थीटा टर्म्स ले जाओगे, क्योंकि उसमें तो 0 डिग्री के साथ देख रहे थे, इसमें 90 डिग्री के साथ देखना होता है। तो इस प्रकार से डेल्टा बी भैया इसके एंगल पर भी डिपेंड करोगे, और कौन से एंगल पे, साइन वाले एंगल पर। ठीक है भैया, 3 बात होगी। चौथी बात, ये वाला थोड़ा सा अलग केस हो जाता है कि यदि आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका घटेगा। तो इसका मतलब है ये इस प्रकार से इसके इनवर्सली स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चारों बात किसने बताई थी भैया, बायो सावर्ट ने। अगर इन्हें चारों बातों को एक जगह मिलाकर रख दूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, इक्वेशन सेकंड कह दूं, इक्वेशन थर्ड कह दूं और इक्वेशन 4 कह दूं, और इन चारों बातों को एक जगह मिला दूं, तो आप देखोगे क्या बन जाएगा मेरा। देखो भाई एक बार क्या बन जाएगा। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट यहां तक का नोट कर लेंगे। ठीक है, बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, जब आप देखोगे, अच्छा कोई स्टूडेंट कह लगा यहाँ हम तो दूसरे वाला डी भी लगाओगे तो लगा लो, कोई दिक्कत समस्या ना उससे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत समस्या ना किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, चलो अगर आप ये देखोगे तो डी भी हमारा प्रोपोर्शनल हो जाओगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये टर्म्स बन जाएगी। कहीं कहीं अगर ये भी दिखाई दे गया आपको, डीबी भी दिखाई दे गया इसके स्थान पर, तो कोई दिक्कत समस्या ना है। अगर यहाँ पे ये डीएल की जगह डी एल दिखा दिया गया, कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कह लगा इसे जैसे आप डेल्टा बी को प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट टर्म्स आ जाती है, और ये बन जाती है आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यही क्या है हमारा, बायो सावर्ट लो। यही क्या है भैया हमारा, बायो सावर्ट लो, बायो सावर्ट लो। अगर कोई स्टूडेंट कहीं भी, मैं अगर सपोज करो इस तरीके से यूज कर लूँ इसे, मान लो इसे डीबी कह के और इस तरीके से यूज कर लो तो कोई दिक्कत समस्या ना है, आप यूज कर सकते हो इसे आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप इसे यूज कर सकते हो। एक बार सभी स्टूडेंट यहाँ तक का नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है भैया, और देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है भैया, यहाँ तक का एक बार बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये यहाँ पे ये म्यू नोट जो वर्क करता है, ये लिख लेंगे, वेयर म्यू नोट इज फ्री स्पेस परमेबिलिटी, 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 यानी कि ये है मतलब चुंबकशीलता, बोलते हैं इसे हिंदी में चुंबकशीलता। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा अगर आपसे कोई पूछने लगा कि वेयर वेयर ये बताओ भैया म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, तो आपको बताना है 10⁻⁷ वैल्यू बता देनी है। ठीक है भैया, यहाँ तक का एक बार नोट कर लेंगे, और कोई दिक्कत समस्या ना हुई हो तो बताओ। ठीक है, ये तो था हमारा जनरल टर्म्स। यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भैया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, एक बार सभी स्टूडेंट लिख लेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट, बायो सावर्ट लो। ठीक है, बायो सावर्ट लो। देखो भाई एक बार अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं डीबी तो आप ऐसा का ऐसे लिख देना, डीबी वेक्टर तो आप ऐसा का ऐसे लिख देना। ठीक है,
देखो भाई एक बार ध्यान से, म्यू नोट अपॉन 4 पाई भी ऐसे लिख देना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई भी ऐसे लिख लेना, और आई आई भी ऐसे लिख देना। आई के लिखने के बाद डी, ये जो डी डी दिखाई दे रहा है डीएल, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में बस आर वेक्टर ले लियो, आर वेक्टर ले लियो, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर की जगह, एक सेकेंड, आर स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा हमारा, आर क्यूब बन जाएगा। बस ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब ये बनी कैसा है, कोई स्टूडेंट अगर कंफ्यूजन में हो तो यहाँ पे देख लियो भैया। हमारा नॉर्मल था डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म्स थी हमारी। ठीक है भैया, ये टर्म्स थी, एक बार देखेंगे, ये टर्म्स थी भैया हमारी। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगा कि डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, आई का कोई केस ही ना रहता, लेंथ का केस रहा होगा तो लेंथ और आर स्क्वायर, ऐसे कैसे, और एंगल से तो कोई मतलब, तो आर कैप ले हुए हैं, इस तरीके से आर कैप ले हुए हैं यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब देखो आर कैप को हम क्या से लिख सकते हैं, डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ बस यहाँ पे क्रॉस लगा दियो, तो यहाँ से आप देखोगे डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर मल्टीप्लाई आर वेक्टर अपॉन आर की पावर थर्ड, ये तो टर्म्स लिखी भैया मन ने, ऐसा बनायो। ठीक है, ऐसा बना, कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, एक बार यहां तक का नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं भैया हम, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स थी भैया यो। ठीक है भैया, यहाँ तक का नोट कर लिया आप सभी ने। अच्छा, एक बार एक नोट पॉइंट में वैसा अपने ज्ञान को पता होनी चाहिए कि भैया यहाँ से म्यू नोट की टर्म्स, मतलब म्यू नोट की यूनिट और डायमेंशन क्या आ सकती है। ठीक है भैया, तो चलो यहाँ तक का नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे क्या लगूं, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ म्यू नोट, ठीक है, एंड देयर यूनिट, एंड देयर यूनिट, देयर यूनिट, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, डायमेंशन निकाल लेते हैं, यूनिट तो अपने आप दुनिया भर के निकल के आ जाएंगे अपने आप ही। देखो भाई एक बार ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगा कि अभी हमारा फॉर्मूला था क्या, डी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या था, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था भैया हमारा। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, म्यू नोट की वैल्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, सारी टर्म्स को एक साइड में ले जाओ और म्यू नोट की वैल्यू निकाल के बताओ। तो डी बी मल्टीप्लाई 4 पाई का तो कोई केस ही ना होता डायमेंशन निकालने में, तो ये तो कांस्टेंट है, छोड़ो, आर स्क्वायर जाएगा यहाँ पे, और आई डी एल साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बराबर म्यू नोट, ये टर्म्स आ जाएगी भैया हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसकी स्किलियो एंगल की तो कोई टर्म्स होती ना डायमेंशन में, छोड़ो इसे भी, तो डी बी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और आई डी एल इजिकल टू म्यू नोट, ये टर्म्स थी भैया। अच्छा एक बात बताओ, आर की भी पता है हमें, आई की पता, एल की पता, बी की ना पता, तो बी की निकालने के लिए एक टर्म्स बताता हूं आपको याद करने के लिए, आपका एक फॉर्मूला याद रख लो, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, साइन टर्म्स छोड़ो, एफ बराबर आई बी एल ले लो और यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन आई एल, इस तरीके से बन जाएगी। तो बी इजकल टू एफ की रहा है हमारी, एफ क्या हुआ, फोर्स, और फोर्स की रहा है एम एल टी माइनस टू, ये बना है भैया हमारी, और आई की क्या हुआ है, ए रह होगी, और एल की क्या रह होगी, लेंथ की एल रह होगी। इस प्रकार से इसे काट दोगे आप, तो इसे ऊपर ले जाओगे तो बी की वैल्यू कितनी बनेगी, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये टर्म्स बनेगी भैया हमारी, किसकी, बी की, और बी की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो इस स्थान पे, डी बी का तो कोई मतलब ना है, तो डी तो चेंज को दिखावा है, तो बस खाली बी की रखो। चलो अब सारी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, तो बी की वैल्यू आप क्या बनाओगे, एम टी माइनस टू
एम टी माइनस टू ए माइनस वन, इस प्रकार से बी की तो यहाँ पे रख दी, आर स्क्वायर की क्या हो जाओगे एल की टू अपॉन आई की क्या हो जाओगे, आई की ए होगी भैया, आई की क्या होगी ए होगी, एल की क्या हो जाओ ए डी एल की एल होगी, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या बन गया हो, म्यू नोट बन गया इस प्रकार से। अब आप देखोगे एक एल से इसकी जो पावर खत्म होगी होगी और ए ऊपर जाकर माइनस का बन गया होगा, तो एम टी माइनस टू ए माइनस के टू, इस प्रकार से हमारी कौन सी टर्म्स निकल कर आ गई होगी, म्यू नोट की हमारे क्या निकल कर आ गई होगी भैया, यो डायमेंशन आ गई होगी। एक बार सभी मैच करेंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना, क्या सभी की यही टर्म्स आ रही है, जल्दी बताओ भैया, क्या सभी की यही टर्म्स आ रही है। देखो भैया एक बार चेक करके जल्दी से, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, अच्छा एल की कहीं दिक्कत है, देखते हैं भैया चेक करके एल की कहाँ पे दिक्कत आ रही है हमारी, एल की देखते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है एक बार। टी बी इजकल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से म्यू नोट की वैल्यू और यहाँ पे डी बी एल आर स्क्वायर, और ये आइडियल यहाँ पे चला गया, डी बी आर स्क्वायर आई डी एल यहाँ पे आ गया, ठीक है कोई दिक्कत समस्या ना, और एफ बराबर आई बी एल आ गया, और यहाँ से बी की वैल्यू आ गई एफ एम एल टी माइनस टू, और हमारा जो है अच्छा ये वाला एक एल यहाँ पे बच रहा है, ये बच रहा एल, ये रहा एल की पावर एल, ये आ गई, ठीक है भैया, ये आ रही सभी की, एक बार चेक करो जल्दी से, जल्दी एम एल टी माइनस टू ए माइनस वन आ गई सभी की, क्योंकि एल यहाँ पे बच रहा था, ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, एक बार सभी थंब कर देंगे, ठीक है भैया एक बार सभी थंब कर देंगे, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से यूनिट भी निकाल दो, चलो अगर निकालना चाहो, या यहाँ से यूनिट भी बता सकते हो, वैसे तो आप इसकी बहुत सारी दुनिया भर की यूनिट हो सकती है, ये तो डायमेंशन हो गया आपकी, अब यूनिट भी निकाल दो, यहाँ से निकाल सकते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ म्यू नोट क्या आ जाएगी, एम की क्या रहेगी किलोग्राम, एल की क्या रहेगी मीटर, टाइम की क्या रहेगी सेकंड माइनस टू, और ए की क्या रहेगी एम्पियर, एम्पियर माइनस टू, इस प्रकार से, ठीक है ये बन गई आपकी यूनिट बन गई, एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, फिर आगे चलते हैं भैया, चलो भैया आगे, एक बार सभी थंब कर दो, यस लिख दो भैया सभी, फिर आगे चलते हैं, एक बार सभी थंब कर दो भैया, ठीक है बहुत बढ़िया, चलो अगर आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग है भैया हमारी, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन म्यू नोट एंड एप्सल नोट, म्यू नोट एंड एप्सल नोट, कितने बच्चे को इसका रिलेशन पता है, जल्दी से बताएंगे भाई, ठीक है कितने बच्चे को इसका रिलेशन पता है, इसे तो बोलते हैं परमेबिलिटी, अभी बताया था मैंने, परमेबिलिटी, और इसे बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है भैया, इसे तो बोलते हैं चुंबकशीलता, हिंदी में चुंबकशीलता, इसे बोलते हैं भैया वैद्युतशीलता, इन दोनों में रिलेशन बताना है क्या होता है, ठीक है भैया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब 2 नंबर का छोटा आपसे टर्म्स पूछी जा सकते हैं यहाँ तक की, जल्दी बताओ देखो, अब आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है भैया, तो चलो रिलेशन बताते हैं, अगर मैं आपसे कहने लगा वी नो डैट, वी नो डैट, एक बात बताओ, ये वाला कंसेप्ट हमने सबसे पहले पहल में परमिटिविटी का कहाँ पे पढ़ा था, एप्सल नोट का कहाँ पे पढ़ा था, जल्दी से बताओ कहाँ पे पढ़ा था भैया, ठीक है कहाँ पे पढ़ा था हमने सबसे पहला, आप क्या हो गए, हमने कुलाम्स लॉ में पढ़ा था, तो वहां पे मैंने बताई थी वैल्यू 1/4 पाई एप्सल नोट की वैल्यू कितनी बताई थी वहां पे, 9 मल्टीप्लाई 10⁹ बताई थी या ना, जल्दी से बताओ बताई थी या ना, और अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म्स और, एंड आल्सो वी नो डैट, वी नो डैट
क्या टर्म्स और पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी भैया 10⁻⁻⁷ पढ़ी थी या नहीं? और इसे आप कह दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं किसी भी टर्म्स से, ठीक है, चलो डिवाइड करता हूं मैं इसे, डिवाइड कर दो, इस पहली वाली को दूसरे वाली से डिवाइड कर दो, चलो किसी आप किसी से कोई किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे डिवाइड कर दिया भैया मैंने? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। और यहाँ पर ये वाली टर्म्स क्या है मेरी? 9 × 10⁻⁹ अपॉन इसकी टर्म्स क्या है? 10⁻⁻⁷। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी से बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना यहाँ तक की बात समझने में? ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक बार थम करके साथ साथ बताते रहो। अच्छा एक बात बताओ, इसकी अंदर के अंदर बाहर की बाहर जैसा हम करते हैं नॉर्मली, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और इजिकल टू ये टर्म्स ऊपर चले जाने के बाद में 9 × 10⁻⁻16 शो करेगी शायद, क्या करेगी? 16 शो कर रही है, ठीक है। और 4 पाई से आप 4 पाई काट दोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 9 × 10⁻16 आएगा ना आएगा? जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट, यहाँ तक की तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई होगी इस टर्म्स को लिखने में और समझने में? आपका होगा यहाँ तक की कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई। अगर किसी को दिक्कत समस्या हुई हो, नेचिंग हेडिंग नीचे, ठीक है जी बिल्कुल, लो भैया, ठीक है, दिग्गी भैया हेडिंग रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमेबिलिटी और परमिटिविटी में बताना था। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, अब दिख रही है भैया हेडिंग? एक बार सभी थंब कर दो, दिख रही है भैया हेडिंग? चलो थोड़ा सा लो, ए लो, अब दिख रही है भैया हेडिंग सभी को? कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी से, जल्दी से, कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक की बात समझने में? ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, ओके। देखो भाई, अब अगर मैं इस टर्म्स को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं क्या इस टर्म्स को ऐसा लिख सकता हूँ? एक बार देखते हैं, थोड़ा सा इसे इधर निकल लेते हैं भाई। देखो एक बार, अगर मैं इसे क्या लगू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू, क्या मैं इस वाली टर्म्स को ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर? आप कहोगे आप बिल्कुल लिख सकते हो। और ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की होती है। कितने बच्चे को पता है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल, ये सी की वैल्यू ना होती है? और ये क्या हो जावा है यहाँ पे? स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर लग रहा है ना? तो आप कहोगे सी का क्या रिलेशन बन गया? सी का इसके म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन बन गया? कि भैया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है हमारा बेस्ट। इसकी आपसे एग्जाम में कितनी बार ही ऐसा हुआ है, कितनी बार ही ऐसा हुआ है कि भैया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की यहाँ से डायमेंशन पूछ ले, कभी भी पूछ लेता है, यहाँ से आपका डायमेंशन भी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ तक का नोट कर लो एक बार। अभी आपको एक टर्म्स और बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ से आपका मान लो बोर्ड एग्जाम में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आपका यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कैसा बनता है? कि भैया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताओ, ठीक है। तो भैया आपको लाइट की डायमेंशन पता होनी चाहिए। लाइट की डायमेंशन कितनी होती है भैया? तो वो क्या होते हैं? स्पीड ऑफ मतलब वेलोसिटी की क्या होती है? वेलोसिटी की क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस वहां से आप सोल्व कर सकते हो ना? एक बार यहाँ तक थंब करके बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? ठीक है, फिर आगे चलते हैं भैया, ठीक है। अब यहाँ से अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है? थंब कर दो एक बार, चले आगे। देखो भैया, अब अलग से भी आपका एक नोट पॉइंट आप डाल लेना, नोट पॉइंट डाल लेना। कभी कभार ऐसा पूछ लेता है सी इजकल टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कभी कभार आपसे क्या पूछ लेगा? वो पूछ लेगा आपसे कह देगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 की डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ। तो आप आराम से बता सकते हो, वी में आराम से बता सकते हो, बता सकते हो या ना? बता सकते हो या ना? या आपसे कभी कभार देखो, अब निकाल लोगे आप आराम से, कैसे निकाल लोगे? अच्छा एक बात बताओ, सी इजकल टू
सी इजिकल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सल नॉट को कैसे लिख सकते हो आप, म्यू नॉट एप्सल नॉट को लिख सकते हो 1/2, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो ना। और ये ऊपर जाने के बाद सी इजिकल टू ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एप्सल नॉट की पावर कितनी, -1/2। अब भैया सी की डायमेंशन क्या हुआ है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड यानी कि प्रकाश की चाल, क्या भैया ये प्रकाश की चाल, और चाल का क्या वो रहेगी भाई, स्पीड का क्या फॉर्मूला रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि LT-1। तो भैया इसकी वैल्यू जो हो जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या बन जाएगी, LT-1। कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से बताओ थंब करके, कोई दिक्कत समस्या ना है यहाँ तक की चीज समझने में, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी, हाँ भैया यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे भैया। तो बायो सावर्ट लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशन है कल डिस्कस कर लेंगे अच्छे तरीके से। आज आप इतना ही यहाँ से पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, साथ साथ तैयारी करते रहो भैया, साथ साथ पढ़ते रहो, समझते रहो, नोट्सों को पढ़ते रहो, आपका बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कल देखेंगे, आज नाम लिखवा के छोड़ रहा हूं मैं आपको। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, कल देखेंगे फिर एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, यानी कि बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन और आपकी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वाली कल लेक्चर में आपको ये वाली मिल जाएंगी। तो कौन सी पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, बस नाम नाम लिख लो सभी एक बार, और इनमें से ही एक एप्लीकेशन जरूर पूछ ली जाती है आपकी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हर साल आती है भैया, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और सिंपल पे भी, ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट करंट, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर, ठीक है भैया, यानी कि आप कह सकते हो लंबे एक सीधे लंबे सीधे धारावाही धारावाही चालक के कारण चालक के कारण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कल को ये वाली एप्लीकेशन करते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र। कल आपकी संडे में क्लास चलेगी भैया, लॉन्ग क्लास रहने वाली है, ठीक है। और कल हम एक चीज और देखेंगे भैया, इसकी एक एप्लीकेशन और है, इसकी ये वाली एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वैसे ये वाली इंपॉर्टेंट है, और तो सेकंड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, ये वाली सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, यूजिंग बायो सावर्ट लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दी फॉर दी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड at any point on the axis of a circular carrying coil, ठीक है भैया, ये वाली इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। तो इसकी ये दूसरी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि बायो सावर्ट नियम का सावर्ट नियम का क्वेश्चन कैसे पूछा जाओ वो लिख लो, का प्रयोग करके
प्रयोग करके एक वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र के लिए व्यंजक व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है भैया। तो ये कल दोनों एप्लीकेशन मैं आपको अच्छे तरीके से कराता हूँ। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही काफी है भैया, क्योंकि इन दोनों एप्लीकेशनों को कराने में कम से कम आपको 1.5 घंटा लगेगा। और एक चीज बताऊं, अगर एक एप्लीकेशन बीच में छोड़ कर दूसरी पे चले गए तो जब ये समझ में भी नहीं आती। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 1.5 घंटा हम मतलब इसे लगा दें। कल हमारे पास संडे का टाइम रहा होगा, अच्छे से इन दोनों एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ समझ के हम कंप्लीट कर देंगे। आज यहां तक का आप एक बार पढ़ लेंगे भैया, जितना भी मन है पढ़ाया आपको। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट।